वालेकुम। ये मिस महेश, मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा, इसको ऑन कर दीजिए। और मिस महविश या मिस नाइला, ये मुझे एक्सेस कर दें, कैमरा मेरा ऑन नहीं हो रहा। ओके प्लीज वेट, अभी मैं चेक करवाती हूँ। अभी जी ऑन जी। हुआ आपका, देखिए। नहीं, अभी ऑन नहीं हुआ। अच्छा, एक मिनट रुकिए। ठीक है। मेरा ख्याल है ये आपकी तरफ से ऑफ हुआ है। नहीं नहीं, मेरे पास आप मैसेज आ रहा है कि एनेबल नहीं है। आप होस्ट को कहें, वो एनेबल करेगा तो यहाँ से ऑन होगा। अच्छा, देखिए। मेरे पास कॉन्टेक्स्ट ये मैसेज आ रहा है। ओके ओके, प्लीज होस्ट वेट, आपको मैं पूछती हूँ। होस्ट आपको एनेबल ठीक है नहीं कर रहा। ठीक है ठीक है, मैं करवाती हूँ। महविश, आप इस वक्त होस्ट हैं, आप प्लीज सर का कैमरा ऑन कीजिए। हेलो महविश। ओके मैम, हो गया ऑन। ओके। Okay, hello, assalamu alaikum to all students. Today is Saturday. As usual, we will solve our MCQs of first chapter. तो अपने MCQs के फाइल या हार्ड कॉपी है तो वो अपने सामने रख लें, फाइल को ओपन कर लें एंड कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 48। हमने लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और उसमें हमने कुछ क्वेश्चन स्किप किए थे, लाइक 48, 49, 50। और मैंने ये कहा था कि इन क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह करेंगे। तो 48 की तरफ हम आएंगे। 48 को सॉल्व करने से पहले कुछ उसका प्री रिक्विजिट है, तो वो मैं पहले आपको डिफाइन कर देता हूँ। फिर हम क्वेश्चन नंबर 48, 49, 50 इनको सॉल्व करेंगे। ओके जी, इनका प्री रिक्विजिट जो है कुछ इस टाइप का है।
one thing is that identity element, and second is inverse of an element. ओके, ये दो मैंने डेफिनेशन आपको डिफाइन करनी है, आइडेंटिटी एलिमेंट की और इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट की। तो इनको थोड़ा देखें, फिर हम इसके एमसीक्यूज की तरफ आएंगे। So in mathematics, there are two type of identity element. देखिए मैथमेटिक्स में 4 ऑपरेशन होते हैं जिनको हम अरिथमेटिकल ऑपरेशन कहते हैं, जस्ट लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। There are 4 arithmetical operations जिनको हम अरिथमेटिकल ऑपरेशंस कहते हैं। ये 4 टाइप्स के होते हैं जिनको हम अपने अलजेब्रा के अंदर या पूरे मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। Okay, there are 2 type of identity elements. पूरे मैथमेटिक्स के अंदर 2 टाइप का आइडेंटिटी एलिमेंट होते हैं। फर्स्ट इज additive identity and second is multiplicative identity. There are 2 type of identity elements in whole mathematics, but 4 ऑपरेशन, 4 ऑपरेशन है जिनको हम यूज करते हैं, बट आइडेंटिटी एलिमेंट सिर्फ हम 2 के रिस्पेक्ट से डिफाइन करते हैं, एक प्लस के रिस्पेक्ट से, एक मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से। और बेसिकली मैंने आपको शायद स्टार्ट में बताया भी था जब हम बेसिक मैथ्स कर रहे थे, प्लस मल्टीप्लिकेशन एक ही चीज है। जस्ट लाइक अगर मैं ये कहूं कि 2 को आप 3 टाइम ऐड करें, आंसर विल बी 6, या 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर विल बी 6। तो बेसिकली अगर हम इसके ऑपरेशंस की तरफ आते हैं तो प्लस मल्टीप्लिकेशन ये एक ही चीज है। सिमिलरली डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन ये एक ही चीज है। बट इन डिफरेंट एप्लीकेशन, कहीं पे हम प्लस को यूज कर होते हैं, कहीं पे हम मल्टीप्लिकेशन को यूज करते हैं। रीजन इज दैट 2 अगर 3 टाइम ऐड हो रहा है तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, या सम टाइम इट कैन बी रिटन एज 3 + 3, मतलब 2 टाइम ऐड हो रहा है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 2 3 टाइम ऐड हो रहा है। देखिए प्लस, मल्टीप्लिकेशन, प्लस, तीनों एक जैसी चीज, मतलब दोनों एक जैसी चीज। तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी हम सिर्फ और सिर्फ प्लस और मल्टीप्लिकेशन का ही डिफाइन कर सकते हैं, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन का डिफाइन नहीं कर सकते। देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर डिवीजन और अंडर सब्ट्रैक्शन। उसकी रीजन क्या है? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना, 2 × 3 = 6 होता है और 3 × 2 भी 6 होता है। अच्छा, अगर हम 2 को 3 में ऐड कर दें तो आंसर 5 आता है, और 3 को 2 में ऐड करें तो आंसर 5 आएगा। हम यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं? हम यहाँ पे एलिमेंट्स को कम्यूट कर रहे हैं, उनकी जगह चेंज कर रहे हैं। जब हम एलिमेंट्स को कम्यूट करते हैं, उनकी जगह चेंज करते हैं और आंसर पे अगर इफेक्ट नहीं कर रहा, तो इनको हम कहते हैं कि दे आर कॉम्यूटेटिव। एलिमेंट्स आर कॉम्यूटेटिव। अच्छा, एलिमेंट जो होते हैं वो कॉम्यूटेटिव होते हैं प्लस के अंदर और मल्टीप्लिकेशन के अंदर। अच्छा, अब जरा एलिमेंट्स को कॉम्यूटेटिव चेक करते हैं माइनस के अंदर और डिवीजन के अंदर। तो माइनस में देखिएगा 2 - 3 आंसर -1 आएगा। अब आप इनको कम्यूट करें, इनकी जगह चेंज करें, 3 - 2 आंसर +1 आएगा।
तो देखिए जैसे ही आपने एलिमेंट्स को कम्यूट किया आंसर चेंज हो गया। किस में चेंज हुआ? सब्ट्रैक्शन में। ये केस प्लस में नहीं था, हमने एलिमेंट्स को कम्यूट किया, आंसर सेम आ रहा है। हमने एलिमेंट्स को कम्यूट किया, आंसर सेम आ रहा है। सब्ट्रैक्शन में जैसे ही आपने एलिमेंट्स को कम्यूट किया आंसर चेंज हो गया। 2 डिवाइडेड बाय 3 0.6667 इस तरह से आंसर आएगा। 3 डिवाइड बाय 2 आंसर आएगा 1.5। इट्स मीन डिवीजन में भी आपका एलिमेंट कम्यूट नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप कम्यूट करेंगे तो आंसर चेंज हो जाएगा। इसलिए सब्ट्रैक्शन और डिवीजन इसका कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो कॉम्यूटेटिव नहीं होते। वो एलिमेंट्स होते हैं जब आप उनको कम्यूट करेंगे, उनकी जगह चेंज करेंगे तो उनका आंसर चेंज हो जाएगा। सेम केस अगर हम प्लस में देखते हैं या मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं, तो आप एलिमेंट्स को चेंज करें, कम्यूट करें, उनकी जगह चेंज करें, आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस केस में, इन दोनों केसेस में हम अपने आइडेंटिटी एलिमेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं। सो देयर आर टू टाइप ऑफ आइडेंटिटी, एक है अंडर एडिशन और एक है अंडर मल्टीप्लिकेशन। सब्ट्रैक्शन का कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता, डिवीजन का कोई आइडेंटिटी एलिमेंट। सो दैट इज द रीजन कि हम सिर्फ दो ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट डिफाइन कर सकते हैं, बाकी दो ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, ये तो रीजन हो गई। अब हम आते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट की तरफ। आइडेंटिटी होता क्या है? व्हाट इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट? अब हम आते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन की तरफ। पहले मैं आपको एग्जांपल के थ्रू डेफिनेशन डिफाइन कर देता हूँ, फिर मैं इसको वर्डिंग के थ्रू आपको डिफाइन कर दूंगा। ओके जी, 2 में 2 इज एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के अंदर मैं किस एलिमेंट को ऐड करूं या उस एलिमेंट के अंदर मैं इसी 2 को ऐड करूं, आंसर मेरे पास एज इट इज आइडेंटिटी आ जाए। मतलब किसी भी नंबर के अंदर मैं कोई नंबर ऐड करता हूं, किसी भी नंबर के अंदर मैं कोई नंबर ऐड करता हूं, तो उसका उस पे इफेक्ट ना हो, मतलब उसका आंसर एज इट इज आइडेंटिकल आ जाए, एक जैसा हो जाए। या उस नंबर के अंदर मैं 2 को ऐड करूं तो उसका आंसर एज इट इज वही आ जाए। सो यू विल से दैट इज 0। 0 ही है ना ऐसा नंबर जिसको अगर हम किसी नंबर में ऐड करें, या 0 को किसी नंबर के अंदर ऐड करें, या 0 के अंदर कोई नंबर ऐड करें, तो आपका आंसर एज इट इज आइडेंटिकल आएगा। So 0 is known as additive identity. Additive identity क्यों कहते हैं? क्योंकि हम 0 को ऐड कर, हम 0 को ऐड कर, और उसको ऐड करने के बाद उसका आंसर आइडेंटिकल शो कर रहे हैं, एक जैसा शो कर रहे हैं, नो चेंज। तो ये हो गई आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन कि आप अगर किसी नंबर के अंदर कोई भी नंबर ऐड करें और उसको ऐड करने का इफेक्ट उस नंबर पे ना पड़े, तो उस नंबर को, जिसको आप ऐड करें, उस नंबर को हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, वो 0। देखो अगर मैं यहाँ पे 1 रखूंगा ना, तो 1 + 2 3 हो जाएगा, तो ये 2 है, ये 3 हो गया। अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो 1 तो उसको चेंज कर देगा ना, तो 1 इज नॉट एडिटिव आइडेंटिटी। आपने वो नंबर सेलेक्ट करना है जिसको अगर हम ऐड करें ना, उसका आंसर एज इट इज आए। सिमिलरली मैं 2 के अंदर या 2 को
किस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूं या किस एलिमेंट को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं, आंसर मेरे पास सेम एज इट इज आइडेंटिकल आए। अब यहां पे मैंने प्लस किया था, अब मैं मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं। सो यू विल बी से दैट देयर विल बी एन एलिमेंट इज 1। तो 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसको अगर हम किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 को किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें या किसी एलिमेंट को 1 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर एज इट इज आइडेंटिकल आएगा। सो 1 इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है, क्योंकि हम इसको मल्टीप्लाई करके यूज कर रहे हैं, तो इसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है? आपने कोई एलिमेंट ऐड करना है और आंसर पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है? आपने किसी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है और आंसर पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ओके जी, there are two type of identity elements. One is called additive identity, which is known as 0, and second type is known as multiplicative identity, which is defined as 1. सो पूरे मैथमेटिक्स के अंदर जहां कहीं भी आइडेंटिटी एलिमेंट का डिस्कशन होती है, तो देयर आर टू टाइप ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। वन इज एडिटिव एंड सेकंड इज मल्टीप्लिकेटिव। एडिटिव 0 होता है और मल्टीप्लिकेटिव 1 होता है। अब देखें इसकी डेफिनेशन इन वर्डिंग। इन वर्डिंग आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? लेट x and y be any two numbers and star is any arithmetical operation. Then x star y is equal to y star x is equal to x. Then y is called identity element. With respect to star. नो डाउट डेफिनेशन आपको मुश्किल लग रही होगी, इसलिए पहले मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू डिफाइन कर दिया है कि आपको पता चल जाए कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होते हैं। फिर डेफिनेशन को समझना आपके लिए आसान है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट को मैंने ऐसा एलिमेंट कहा है जिसको अगर किसी एलिमेंट में ऐड करें या मल्टीप्लाई करें, आंसर पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आंसर वही आना चाहिए जो एलिमेंट आप ऐड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आइडेंटिटी का मतलब आंसर एक जैसा आना चाहिए। आंसर एक जैसा आना चाहिए। 2 2 2 2 आंसर सेम होना चाहिए। तो इस केस में देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, x स्टार y, y स्टार x। आंसर अगर x आ रहा है तो y को हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहें, जिसकी वजह से आंसर सेम आ रहा है उस एलिमेंट को हम आइडेंटिटी कहेंगे। स्टार क्या है? स्टार आपका प्लस भी हो सकता है, स्टार आपका मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। ठीक है ना? मैंने आइडेंटिटी को y में ऐड किया या मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आंसर एज इट इज x आ गया। जैसे यहाँ पे देखें 2 + 0 2 आ गया, तो 0 को हम आइडेंटिटी एलिमेंट कह रहे हैं। 2 + 0
2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2, तो 0 को हम आइडेंटिटी एलिमेंट कह रहे हैं। और सिमिलरली 0 प्लस 2, तो 0 को हम आइडेंटिटी एलिमेंट कह रहे हैं। तो आंसर सेम आ रहा है 2, मतलब 0 प्लस 2 का आंसर 2 आ रहा है, तो हम 0 को आइडेंटिटी कहेंगे, 2 को नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे x स्टार y x आ रहा है, तो y आइडेंटिटी होगा। y स्टार x का आंसर x आ रहा है, तो y आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ये y आपका 0 होगा अगर स्टार प्लस होगा, और y आपका जो है ये 1 होगा अगर स्टार आपके पास मल्टीप्लीकेशन होगा। तो ये इन जनरल आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन। इन जनरल मतलब स्टार आपका प्लस भी हो सकता है, स्टार आपका मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है, उसके रिस्पेक्ट से y आपका 0 हो जाएगा और y आपका 1 हो जाएगा। ये दोनों डेफिनेशन मैंने इसके अंदर कंबाइन करके आपको लिख दी। तो डेफिनेशन मैंने लिख दी है, वैसे उसका कोई वो रोल नहीं है। सिंपल आप इतना याद रखें कि अगर किसी एलिमेंट के अंदर कोई एलिमेंट ऐड करें और उसका आंसर वही आ जाए, तो उस एलिमेंट को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अगर किसी एलिमेंट को किसी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसका आंसर वही आ जाए, तो हम उस एलिमेंट को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये थी आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन। अब मैं दूसरे अपनी डेफिनेशन की तरफ आऊंगा, जो है हम जिसमें हम डिफाइन करेंगे एलिमेंट्स का इनवर्स। तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट ले ले, तो मैं नेक्स्ट लेयर की तरफ आ जाता हूँ। तो नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो है हमारे पास इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। तो उसको भी पहले मैं आपको एग्जांपल के थ्रू डिफाइन कर देता हूँ। पहले मैं एग्जांपल के थ्रू डिफाइन कर देता हूँ कि इनवर्स एलिमेंट क्या होता है, फिर मैं उसकी डेफिनेशन लिख दूंगा। ओके, मैं किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर के अंदर ऐड करूं या कोई भी नंबर 2 में ऐड करूं और आंसर मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी आए, मैं एक एलिमेंट को किसी दूसरे एलिमेंट में ऐड करूं या वो दूसरा एलिमेंट 2 में ऐड करूं, दोनों केसेस में मेरे पास आंसर 0 आए। 0 का मतलब एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं ना, तो एडिशन के रिस्पेक्ट से मेरे पास आंसर 0 आना चाहिए। सो योर आंसर विल बी -2। अगर हम 2 के अंदर -2 ऐड करें या -2 के अंदर +2 ऐड करें, तो हमारा आंसर 0 हो जाएगा। 0 का मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब एडिशन के रिस्पेक्ट से। सो 2 and -2 are called inverses to each other. तो 2 का इनवर्स -2 कहलाता है और -2 का इनवर्स +2 कहलाता है। 2 का इनवर्स -2 मैं लिख देता हूं यहां पर, इनवर्स ऑफ 2 is -2, then and inverse of -2 is +2। तो ये एक दूसरे के ना इनवर्सेस कहलाते हैं। फिर एक दूसरे के अगर इनका सम 0 आ रहा है,
तो ये एलिमेंट एक दूसरे के इनवर्सेस कहलाते हैं। 2 का इनवर्स -2 होगा, -2 का इनवर्स +2। तो अंडर एडिशन अगर आपने किसी भी एलिमेंट का इनवर्स कंप्यूट करना हो तो आप उसका सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं। अगर आपने +2 का इनवर्स निकालना है तो आप सिर्फ उसका साइन चेंज करेंगे, -2। अगर आपने -2 का इनवर्स निकालना है तो आप सिर्फ उस एलिमेंट का साइन चेंज करेंगे, दैट इज +2। तो जब भी आप कहीं पर मैथमेटिक्स के अंदर कहीं पर भी किसी भी एलिमेंट का इनवर्स कंप्यूट कर रहे हैं, अंडर एडिशन या अंडर मल्टीप्लिकेशन, दो तरह का होता है इनवर्स। तो अगर अगर अंडर एडिशन निकाल रहे हैं तो आप उसका साइन चेंज करें, और अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन निकाल रहे हैं उसको भी देख लें। 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें या किस एलिमेंट को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आंसर 1 आ जाए, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो देखो यहाँ पर हम एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट से आइडेंटिटी आना चाहिए, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट से आइडेंटिटी आना चाहिए। सो आंसर विल बी 1/2, 1/2। तो जब आप 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आपके पास 1 आएगा, और जब आप 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उस केस में भी आंसर आपके पास 1 आएगा। सो 2 and 1/2 are called inverses to each other। मतलब क्या होगा इसका? इनवर्स of 2 is 1/2, inverse of 1/2 is 2। तो जैसे दो तरह के आइडेंटिटी एलिमेंट होते हैं उसी तरह से इनवर्स भी आपके पास दो किस्म के होते हैं। एक अंडर एडिशन, किसी एलिमेंट का इनवर्स निकालना हो तो अंडर एडिशन, और अगर किसी एलिमेंट का आपने इनवर्स निकालना हो अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो 1/2 जो है इसको बेशक हम यहाँ पे नोट में लिख देते हैं। वन बाय टू जो है इसको हम 2 की पावर -1 में लिखते हैं। तो 2 की पावर -1 जैसे ऑप्शन है, एमसीक्यूज लिखे हुए हैं, ऑप्शन में लिखा हुआ है किसी भी एलिमेंट की पावर -1, तो इसका मतलब 1/2। तो अब आपने जब भी इनवर्स कंप्यूट करना हो किसी भी एलिमेंट का, तो आपने क्वेश्चन को गौर से देखना है कि अंडर एडिशन है या अंडर मल्टीप्लिकेशन है। अगर तो है अंडर एडिशन, किसी एलिमेंट का इनवर्स निकालना है, तो आप सिर्फ उसका साइन चेंज करें, सिर्फ उसका साइन चेंज करें। और अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन आप किसी एलिमेंट का इनवर्स निकाल रहे हैं तो आपने उस एलिमेंट को 1 से डिवाइड कर देना है। अंडर मल्टीप्लिकेशन आपने एलिमेंट को 1 से डिवाइड करना है, अंडर एडिशन आपने 1 से डिवाइड नहीं करना, आपने सिर्फ उसका साइन चेंज करना है। अब ये दो केसेस आपको पता होनी चाहिए, दो आइडेंटिटी एलिमेंट और उनके इनवर्सेस। ओके जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम अपने एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। अब हम वो वाले एमसीक्यूज करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में स्किप किए थे। वो कौन कौन से थे? अब हम आते हैं उन एमसीक्यूज की तरफ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 48। 48 में वही जो है
लिखा हुआ है इनवर्सिस की डेफिनेशन, x इंटू वाई, वाई इंटू एक्स, आंसर आ रहा है 1। दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनका आंसर 1 आ रहा है। तो x और y का वो रिलेशनशिप पूछ रहे हैं। तो अगर दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी 1 आ जाए, तो ये दोनों एलिमेंट में रिलेशनशिप क्या होता है, ये एक दूसरे के इनवर्सिस होते हैं। तो ऑप्शन में देखें कहाँ पे लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सिस टू ईच अदर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सिस टू ईच अदर। तो ऑप्शन बी को हम टिक करेंगे। 48 का ऑप्शन बी हो गया। अगर दो एलिमेंट का प्रोडक्ट 1 आ रहे हैं इस तरह से या इस तरह से, इसका मतलब है ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सिस होंगे। सो ऑप्शन बी में ये लिखा हुआ है। ओके 49 देखें, x इंटू वाई, वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर इसका आंसर x आ रहा है तो y क्या होगा, y इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यही होगा ना इसका मतलब बाय डेफिनेशन। तो y इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहाँ लिखा हुआ है, देन y इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ऑप्शन बी। 50th देखें, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नंबर -3/2, -3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रहे हैं। इसका इनवर्स पूछ रहे हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन जब हम इनवर्स निकालते हैं किसी एलिमेंट का, तो हम उसका साइन चेंज नहीं करते, साइन वैसे का वैसे आएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन चेंज नहीं होता, और जो एलिमेंट होता है उसको 1 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब आप किसी एलिमेंट को 1 से डिवाइड करेंगे, ये बन जाएगा 2/3। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट का जब इनवर्स निकालना हो तो हम उस एलिमेंट को 1 से डिवाइड कर देते हैं और साइन चेंज नहीं करते। साइन जब चेंज करते हैं तो वो एडिटिव इनवर्स होता है। साइन चेंज नहीं होगा, सिर्फ उसको हम 1 से डिवाइड करेंगे तो उसका फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। तो -2/3 कहाँ लिखा है, सी ऑप्शन। 51 देखें, द एडिटिव इनवर्स ऑफ द नंबर -5/7, -5/7 का आपने इनवर्स कंप्यूट करना है और अंडर एडिशन। तो अब हम फ्रैक्शन को चेंज नहीं करेंगे, मतलब जो एलिमेंट है वो वैसे का वैसे आ जाएगा, नो चेंज, इसको 1 से डिवाइड नहीं करना। एडिटिव इनवर्स में क्या करते हैं, हम उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो +5/7, तो 51 में +5/7 कहाँ लिखा है, डी ऑप्शन। 52 की तरफ आ जाते हैं। 52 हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन थे जो हमने लास्ट क्लास में स्किप किए थे, और मैंने कहा था कि पहले मैं इनकी डेफिनेशन बताऊंगा फिर इनको सॉल्व करेंगे।
तो इन 4 क्वेश्चन के बाद 52 हमने लास्ट क्लास में किया था, 53 भी किया था, 54 भी किया था, ठीक है, 55 भी हमने किया था, 56 भी किया था, 57, 58, 59, 60, 61. Okay, comes to the question number 62. ठीक है, 61 तक आप इजीली, अगर मैंने नहीं भी किया ना तो आप इजीली 61 को भी कर सकते। अगर मैंने नहीं किया था, अगर किया था मुझे याद नहीं है, बहरहाल मुझे ये याद है कि 4 क्वेश्चन हमने स्किप किए थे, ये मुझे याद है। और आई थिंक हमने लास्ट क्लास में 60 या 61 तक कर लिए थे, ठीक है। आज हम आते हैं 62 की तरफ, और 62 से हम ऑनवर्ड आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, इसके बाद जो है हम जो सेकंड हैंड आउट है एमसीक्यूज का, वो भी मैंने आपको ग्रुप में सेंड आउट किया था लास्ट डे में, कल मैंने आपको सेंड किया था, फंक्शन एंड देयर ग्राफ। अच्छा, उस हैंड आउट के अंदर ना चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, 4 चैप्टर के एमसीक्यूज, वो जो मैंने आपको सेकंड हैंड आउट सेंड किया एमसीक्यूज का, उसमें 4 चैप्टर्स जो है ना वो ऐड हुए थे। तो इसके बाद हम उसकी तरफ आएंगे। अगर आज हम इसको कंप्लीट जल्दी कर लेते हैं तो फिर हम वो वाला हैंडआउट स्टार्ट कर देंगे, और अगर यही सारा टाइम ले गया तो फिर वो वाला हैंडआउट हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो थ्योरेटिकल हम चैप्टर 4 कर रहे हैं, चैप्टर 4 हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हमारा चैप्टर 4 भी एंड हो जाएगा, चैप्टर 5 भी एंड हो जाएगा नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह। तो इस हैंडआउट के बाद फिर हम सेकंड हैंडआउट की तरफ आएंगे, तो उसमें चैप्टर 2, 3, 4, 5 के एमसीक्यूज, फिर वो हैंडआउट हम स्टार्ट करेंगे, फिर हम डेरिवेटिव का चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे थ्योरी। तो इसी तरह से हम इसको लेके चलेंगे। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। 62 में उसने आपको 2 इक्वेशन दी हुई है। द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन m/2 n/3, ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 62। m/2 n/3 is equals to 2, and second equation is m plus 2n is equals to 8. Then what is the solution set? अच्छा, अब solution set का मतलब क्या है? अब ये वही केस है जैसे हमने चैप्टर 3 में किया है, साइमल्टेनियसली इक्वेशंस, ठीक है। तो इसमें 2 इक्वेशन हैं, 2 वेरिएबल है। 2 वेरिएबल कौन कौन से हैं? एक m है और एक n। तो हमने दोनों की वैल्यूज को कंप्यूट करना है, m और n, और इनको सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे हमने चैप्टर 3 में किया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इक्वलिंग द कोएफिशिएंट मेथड। बट यहाँ पर आपने वो काम नहीं करना, क्योंकि ऑप्शन में ना आपको m भी दिया हुआ है, n भी दिया हुआ है। ऑप्शन में आपको m n दोनों दिए हुए हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठ गए तो ये कम से कम भी आपके 1-2 मिनट इस पे खर्च हो जाएंगे। आपने इनको सॉल्व नहीं करना, बल्कि क्या काम करना है, m और n को जस्ट पुट करके इक्वेशन को सेटिस्फाई करना। जैसे m2 है, n3 है, इसमें पुट करें m2 n3, 2/2 1 हो जाएगा, 3/3 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो गया। इसका मतलब है फर्स्ट पॉइंट आपकी फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। सेकंड को भी चेक करें, m को 2 पुट करें, 3 को n की जगह पुट करें, 3 2 6 + 2 8 हो गया। ऑप्शन ए को टिक कर। और अगर आप इनको सॉल्व करने बैठे तो फिर हो सकता है आपका थोड़ा सा टाइम खर्च हो जाए। पहला पॉइंट m का है, दूसरा पॉइंट n का है, दोनों में पुट करके चेक करना है, क्योंकि बाद औक़ात ऐसा होता है कि एक पॉइंट होता है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा होता है, दूसरी को नहीं करता।
तो एक को चेक करने के बाद आप उसको टिक नहीं करेंगे, दोनों को चेक करेंगे। इस पॉइंट को उठाकर दोनों इक्वेशन में पुट करके फिर उनका आंसर चेक करेंगे, क्या ये आंसर आ रहा है। अगर आ रहा है तो फिर टिक करेंगे, और अगर एक पे आ रहा है दूसरे पे नहीं आ रहा, तो जैसे मैंने बताया था चैप्टर 3 में, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर एक को सेटिस्फाई कर रहा है दूसरे को नहीं कर रहा, इट्स मीन दैट इज नॉट सॉल्यूशन सेट। तो ऑप्शन ए जो है वो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन ए को टिक करते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 63 है, 63 आप खुद करेंगे। 63 में भी उसने आपको दो इक्वेशन दी हुई है और उनके नीचे ऑप्शन के अंदर आंसर भी दिए हुए। आपने एज इट इज ऑप्शन को इक्वेशन में पुट करके चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उस ऑप्शन को टिक कर देना। तो जैसे 62 है वैसे ही 63 है, तो 63 आपने खुद करना है, डू एज अबव। ठीक है, मैंने लिख दिया, ये आप खुद करेंगे क्योंकि 62 का सिमिलर है। 64 की तरफ आएंगे। द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन 2y plus 2 under root minus 3y plus 4 plus 3 into under root 2 is equal to 0, then answer will be। y की वैल्यू बतानी है आपने, तो देखो y के टर्म्स में दो नजर आ रही है आपको, इनको आप उससे सब्ट्रैक्ट कर दें, और √2 और √2 इनको कॉमन निकाल के 3 + 1 ये हो जाएगा 4 √2 एंड +4 वैसे का वैसे, तो y को इधर ले जाए, तो 4 √2 + 4 हो गया, 4 को कॉमन निकालें, √2 + 1। ऑप्शन चेक कर लें, ऑप्शन डी। ठीक है जी, इसका आप ले लें स्क्रीनशॉट। फिर मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट लेयर की तरफ। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 65 की तरफ। 65 में फिर वही केस है, दो इक्वेशन दी हुई हैं और नीचे उनके ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे आपने 62 किया है, 63 किया है, 65 भी वैसे करना। ठीक है, मैंने लिख दिया, जैसे 62 किया है, जैसे 63 किया है, वैसे ही 65 करेंगे। ऑप्शन को उठा के इक्वेशन में पुट करेंगे और जो ऑप्शन आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा उसको टिक कर देंगे। 66 भी ऐसे ही है। सिक्सटी सिक्स में भी दो इक्वेशन दी है, ऑप्शन दिए हुए, और आपने पुट करके उसको चेक करना है। 67 देखें, एक इक्वेशन दी है x2/3 x1/3 -2, और ऑप्शन दिया हुआ है 2 और 4। ऑप्शन दिया हुआ है 1 और -8। ऑप्शन दिया हुआ है आपको 1 और 8।
और ऑप्शन दिया हुआ है आपको 8 और -1। ओके जी, कैलकुलेटर आपके पास है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप x की जगह पहला ऑप्शन चेक करें, x की जगह 2 रखें, 2 2, कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करें। आंसर देखें 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो दूसरा पॉइंट चेक करें, नहीं आ रहा तो इसको छोड़ बी ऑप्शन पे आ जाए। मतलब दोनों पॉइंट सेटिस्फाई होने चाहिए, एक पॉइंट नहीं, दोनों। अगर एक पॉइंट हो रहा है तो दूसरे को चेक करेंगे, अगर एक पॉइंट नहीं कर रहा तो दूसरे को चेक नहीं करेंगे, छोड़ देंगे उसको ऑप्शन को। जी जरा चेक करके बताएं, ए बी सी डी कैलकुलेटर आपके पास होने चाहिए, ठीक है। ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन जो है आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है अगर हम x की जगह पर इन एलिमेंट्स को पुट करें। पहले 2 पुट करें, फिर 4 पुट करें। 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/3 -2, इसका आंसर चेक करें 0 आ रहा है। अगर नहीं आ रहा इस ऑप्शन को छोड़ दें, बी ऑप्शन। 1 को पुट करें, 1 से इसका आंसर 0 आ जाएगा। फिर -8 को पुट करके चेक करें, नहीं आ रहा तो छोड़ दें, सी ऑप्शन पे आ जाए, डी ऑप्शन पे आ जाए। कोई एक ऑप्शन आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जी कौन सा ऑप्शन है, बाकी आप चेक कर लीजिएगा। आई थिंक ऑप्शन बी है। ठीक है, अब इसको चेक कर लीजिएगा आप। 68 की तरफ आते हैं। If the value of discriminant b square minus 4ac is equal to 0, then which of the following must be true? मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए तो रूट्स इक्वल होते हैं। डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए तो रूट्स इक्वल होते हैं। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो तो रूट्स रियल होते हैं, रूट्स रैशनल होते हैं, रूट्स इररेशनल होते हैं। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो तो रूट्स जो होते हैं वो रियल नहीं होते, वो कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। तो 68 में उसने कहा हुआ है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 है। तो जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो आपके जो रूट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसको हमने डिस्क्रिमिनेंट कहा था। ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है ना, -b प्लस -b का स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट अपॉन 2, ये होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले में जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ होता है इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो इसके मैंने 3 केसेस आपको बताए थे। डिस्क इज 0, डिस्क इज पॉजिटिव, डिस्क इज नेगेटिव। 0 पे क्या होता है, रूट्स आर इक्वल। पॉजिटिव पे क्या होता है, रूट्स आर रियल। नेगेटिव पे क्या होता है, रूट्स आर नॉट रियल। नॉट रियल का मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स। और रियल का मतलब रैशनल भी होता है, रियल का मतलब इररेशनल। तो हमारे पास 68 में ये वाली कंडीशन दी है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए तो फिर कंडीशन क्या होगी, रूट्स आर इक्वल। रूट्स आर इक्वल कहां पे लिखा हुआ है, नन, ऑप्शन बी। नहीं लिखा हुआ, ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। 68।
Okay ji, come to the next question, 69. How many number exist between 200 and 500 which are divisible by 13? Two hundred and 500, इनके बीच में कितने नंबर ऐसे हैं जो 13 से डिवाइड हो जाते हैं? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के वैसे बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है। मे बी आपके जहन में भी कोई एक मेथड एग्जिस्ट कर रहा हो, आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। जिन्होंने सीक्वेंस सीरीज का चैप्टर पढ़ा हुआ है वो भी इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, उसके रिस्पेक्ट से, उसके फार्मूले के रिस्पेक्ट से। और जिन्होंने सीक्वेंस सीरीज नहीं पढ़ा वो अपनी लॉजिक के रिस्पेक्ट से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उनकी अपनी एक लॉजिक भी हो सकती है। तो सीक्वेंस सीरीज का टॉपिक जो था वो पहले तो हमारे सिलेबस में इंक्लूड होता था, अब नहीं है, अब वो इंक्लूड नहीं है। तो जरूरी नहीं कि हम सीक्वेंस सीरीज को पहले पढ़ें, तो उसके बगैर भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो इजी वे है सॉल्व करने का वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनका डिफरेंस निकाल। डिफरेंस आ गया आपके पास 300। उसके बाद 300 को आप 13 से डिवाइड, 300 को 13 से डिवाइड करेंगे। जब 300 को 13 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर जो है कुछ डेसिमल में आएगा। वो डेसिमल में क्या आएगा? दैट इज 23.077। ठीक है, ये डेसिमल में इसका आंसर आ रहा है। तो आपने डेसिमल से पहले वाला जो नंबर है ना उसको उठा लेना है आपने, दैट इज योर आंसर। डेसिमल के बाद जो आ रहा है ना उसको आप इग्नोर कर देंगे। तो 500 और 200 के दरमियान जितने भी नंबर आएंगे उनकी तादाद है 300। उन 300 के अंदर आपके पास ऐसे नंबर जो 13 से डिवाइड हो जाते हैं वो है 23, उनकी तादाद है 23। तो ऑप्शन में देख लें कहाँ लिखा हुआ है 23, ऑप्शन ए लिखा हुआ है, ऑप्शन ए। ठीक है, दोबारा देखिएगा। अगर कोई इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि कोई दो नंबर हैं उनके बीच में आपने ऐसे नंबर बताने हैं जो किसी एक नंबर से डिवाइड हो जाती, उनकी तादाद क्या होगी, तो आपने क्या काम करना है, उनका डिफरेंस लेकर उससे डिवाइड कर देना है। तो डिफरेंस 300 आ गया, 300 को 13 से डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें आपने डेसिमल के बाद वाले पार्ट को इग्नोर कर देना है, डेसिमल से पहले वाले पार्ट को आपने एक्सेप्ट करना। ठीक है जी, ये आपका ऑप्शन ए हो गया। 70 देखें, क्वेश्चन नंबर 70, which of the following is divisible by 7 but not divisible by 40? 7 से डिवाइड हो जाए 14 से डिवाइड ना हो, वो कौन सा ऐसा नंबर है जो 7 से डिवाइड हो जाए और 14 से डिवाइड ना हो? तो 21, सिंपल, ऑप्शन ए 70। ऐसा नंबर जो 7 से डिवाइड हो जाए एंड नॉट डिविजिबल बाय 14। तो 21 7 से डिवाइड हो जाता है, 14 से डिवाइड नहीं होता। तो 70 का ऑप्शन जो है वो ए हो गया। 71 देखें, द टोटल नंबर ऑफ दोज विच आर प्राइम एज वेल एज इवन। अच्छा, इस क्वेश्चन में काफी कंफ्यूजन होती है। ऑप्शन में 0 लिखा हुआ है, ऑप्शन में 1 लिखा हुआ है,
ऑप्शन में 2 लिखा हुआ है, ऑप्शन में 3 लिखा हुआ है। तो अगर देखें क्वेश्चन को पढ़े जरा, क्वेश्चन को इसमें क्या लिखा हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ दोज which are prime as well as even। अच्छा, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। इवन क्या होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो। तो प्राइम और इवन के अंदर ऐसे कौन से नंबर हैं जो दोनों में कॉमन है? ओनली 2। ओनली वन नंबर इज कॉमन। अच्छा, वन नंबर कॉमन का मतलब क्या हो गया? वन नंबर इज इवन एज वेल एज प्राइम। एक नंबर ऐसा है जो इवन भी है और प्राइम भी, एक नंबर। अच्छा, वो कौन सा नंबर है? वो 2 है। अब देखो उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, उसने पूछा है टोटल नंबर, उसने टोटल नंबर पूछे हैं, कितने ऐसे नंबर हैं जो प्राइम भी हैं इवन भी हैं? देयर इज ओनली वन एलिमेंट। तो हम इस क्वेश्चन में 1 को टिक करें। विच ऑफ द नंबर इज प्राइम एज वेल एज इवन? अब हम 2 को टिक करें। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर हम इस तरह से डिफाइन कर दें, विच नंबर इज इवन एज वेल एज ऑड, फिर हम 2 को टिक करेंगे, क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी होता है ऑड भी होता है। मगर अभी वो हमारे से क्या पूछ रहे हैं? ऐसे नंबर की तादाद बताएं जो इवन भी हो और ऑड भी हो। वो सिर्फ एक ही नंबर है, एक नंबर ऐसा है जो इवन भी है ऑड भी है। इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अक्सर स्टूडेंट सी को टिक कर देते हैं कि 2 इवन भी होता है ऑड भी होता है, 2 इवन भी होता है और प्राइम भी होता है। ठीक है, 2 इवन भी होता है प्राइम भी होता है, मगर उसने क्वेश्चन कुछ और पूछे। तो एमसीक्यूज के अंदर खास तौर पर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनमें अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन को गौर से नहीं पढ़ते, क्वेश्चन में पूछा क्या। हम ऐसी ओवरव्यू पढ़ देते हैं क्वेश्चन को और नीचे ऑप्शन में उसको टिक कर देते हैं। हमें क्वेश्चन का आंसर आता भी होता है और हम उसको गलत करके आते हैं। तो ध्यान से एमसीक्यूज को पढ़ा करें, उसने पूछा क्या है और आपने किसको टिक करना। जैसे ये क्वेश्चन पढ़ा ना आपने जल्दी जल्दी में, तो आपके जहन में फौरन यही इमेज आएगी कि आपने ऐसे नंबर को टिक करना है जो प्राइम भी हो इवन भी। आप 2 को टिक कर, बट उसने वो नंबर नहीं पूछा आपसे, उसने उनकी तादाद पूछी है। तो तादाद तो ओनली 1 है ना, ओनली वन एलिमेंट विच इज प्राइम एज वेल एज इवन। वो कौन सा है? वो 2 है। तो देख के क्वेश्चन को ना, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 71 हो गया। 71 में हमारा ऑप्शन हो गया बी। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ 71 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑप्शन बी। तो इसका आप ले लें स्क्रीनशॉट। फिर मैं अपने नेक्स्ट लेयर की तरफ आ जाता हूँ। ये जैसे ही हम अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे ना, एमसीक्यूज का फर्स्ट चैप्टर जो हम कर रहे हैं, तो इसके बाद मैं आपका इसी तरह से ऑनलाइन जो है एक टेस्ट भी कंडक्ट करूंगा एमसीक्यूज पे। ठीक है, और उसका प्रोसीजर क्या होगा वो मैं फिर आपको उसी वक्त बताऊंगा कि आपने ये सॉल्व करके मुझे कैसे सबमिट करवाना है।
ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्योंकि टेस्ट होना जरूरी है, टेस्ट हम लेते रहेंगे बीच में, क्योंकि टेस्ट होंगे तो जो पढ़ने वाले नहीं है वो पढ़ेंगे, जो पढ़ रहे हैं मुझे पता है, ठीक है, जो स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, उनका तो आइडिया है, जो नहीं कर रहे तो उनको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो टेस्ट भी हम छोटा छोटा जो है वो साथ साथ कंडक्ट करते रहेंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि टेस्ट का टेस्ट क्या होता है, टेस्ट में हम एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करेंगे, एक टाइम हम गिवन होगा हमारे पास, उस टाइम के अंदर हम सारे एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी एक टेस्ट होना चाहिए हमारे पास। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। 72 द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज इन 3 डिजिट इज। अच्छा, ये भी क्वेश्चन जो है, इसमें भी अक्सर स्टूडेंट जो है वो मिस्टेक करते हैं। 72 क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इन 3 डिजिट इज। अच्छा, ये तो आपको पता है ना, 3 डिजिट आपका कहां से स्टार्ट होता है? 72 3 डिजिट नंबर जो है आपका 100 से स्टार्ट होता है और 999 तक जाता है। अगर हम 2 डिजिट की बात करते हैं, 2 डिजिट्स की, तो ये नंबर हमारे 10 से स्टार्ट होते हैं और 99 तक जाते हैं। 1 डिजिट ये हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं और 9 तक जाते हैं। इसी तरह 4 डिजिट 1000 से स्टार्ट होते हैं और टेट्रा 9 तक जाते हैं। ये 4 डिजिट होते हैं, एंड 5 डिजिट, 6 डिजिट एंड सो। ओके, उसने कहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इन 3 डिजिट। उसके बाद नीचे उसने ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 996, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 888, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 999, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है नन ऑफ दिस। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़े, जैसे मैंने कहा ना, कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो हम ऐसे पढ़ते हैं और आंसर को टिक कर देते हैं, और क्वेश्चन को सही तरह से नहीं पढ़ते कि क्वेश्चन पूछा क्या उसने। क्वेश्चन से ये पूछा है द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इन 3 डिजिट, यहां से लेकर यहां तक कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट इवन नंबर है 3 डिजिट के जो इवन है। तो 3 डिजिट में जो सबसे छोटा इवन नंबर है ना, सबसे छोटा इवन नंबर वो 100 है। अच्छा, अब स्टूडेंट पता क्या करते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट ये काम करते हैं, ये क्वेश्चन पढ़ा और ऑप्शन में देखते हैं बैठ के इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, ऑप्शन में सबसे स्मॉलेस्ट 996 लिखा हुआ है, इसको टिक कर दिया, आंसर गलत हो गया। अब देखें 73 को जरा देखें, 72 को हम लिखते हैं, 73 को देखें। 73 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब अब आपने इसी के अंदर से बताना है, अब 4 डिजिट के अंदर से बताना, अब आपने फॉलोइंग ऑप्शन को देखते हुए बताना। तो क्वेश्चन नंबर 72 के अंदर फॉलोइंग ऑप्शन नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 72 में ये लिखा हुआ है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इन 3 डिजिट। 3 डिजिट यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, इनमें स्मॉलेस्ट इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाता है वो 100, नन को टिक करें। और अगर यही क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट इवन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग, फिर आप 996 को टिक करें, फिर आपने इन तीनों को देखते हुए बताना है कि कौन सा स्मॉलेस्ट है। अभी वो यहां से यहां तक पूछ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ जाता है क्वेश्चन के अंदाज में पूछने में,
तो ये प्लीज चेक कर लिया करें, क्वेश्चन को गौर से पढ़ के फिर आंसर को टिक किया। जल्दबाजी नहीं किया करें, जल्दबाजी में आप अक्सर क्वेश्चन गलत करके आए। आपको क्वेश्चन आता है, आपको सही तरह से सॉल्व करना आता है, बट जल्दबाजी में आप गलत टिक कर देते हैं। आप क्वेश्चन को सही पढ़ते नहीं है और उसको गलत टिक करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 73। Which of the following is the smallest 4-digit number by using the digit 7089? इन डिजिट्स को आपने यूज करके 4 डिजिट नंबर बनाने जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा। और फॉलोइंग ऑप्शन में अब आपने ऑप्शन को देख के बताना कि कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो इसमें भी अक्सर स्टूडेंट ये काम करते हैं। इसका ऑप्शन डी है। अब हमने इन चारों में चेक करना है, चारों में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है और 4 डिजिट क्या कह रहा है वो। 4 डिजिट का 4 डिजिट नंबर कह रहा है वो, ये नहीं कह रहा कि सब में स्मॉलेस्ट कौन सा है, वो कह रहा है सब में स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है। तो दैट इज नॉट अ 4 डिजिट नंबर, दैट इज अ 3 डिजिट नंबर। ये देखिए मैं लिखा हुआ यहाँ पर, ये पढ़ा जाएगा 978। 978 इसके बीच में होगा। ये पढ़ा जाएगा 789, ये भी इनके बीच में होगा। ये भी 3 डिजिट है, ये भी 3 डिजिट है, ये दो है 4 डिजिट। तो इन दोनों में स्मॉलेस्ट कौन से है, इन दोनों में स्मॉलेस्ट। तो डी ऑप्शन को टिक करें। बी और सी 3 डिजिट नंबर है, उनको टिक नहीं करें। नो डाउट वो स्मॉलेस्ट हैं, बट दे आर नॉट 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। वो 3 डिजिट में आते हैं, वो 4 डिजिट में नहीं आते। हमने 4 डिजिट के आंसर को टिक कर। तो 73 का हमारा ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे 74 की तरफ। 74 में एक स्टेटमेंट प्रॉब्लम है। If 1 is added to the denominator of a fraction, it becomes 1 by 2. And if 1 is added to the numerator of the fraction, then it becomes 1. What is the fraction? ओके ये तो हमें पता है कि फ्रैक्शन में हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं। तो ए को हम न्यूमरेटर कहते हैं और बी को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। ये तो हमें पता है, ठीक है। आपको ही पता होगा, मुझे ही पता है, ठीक। मुझे तो खैर सब चीज का पता है। ओके, फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन का नहीं पता होगा आपको। व्हाट इज अ फ्रैक्शन? मे बी स्टूडेंट्स को पता हो। फ्रैक्शन नो डाउट हम अपॉन वाली टर्म्स को फ्रैक्शन कहते हैं, ये गलत है। अपॉन वाली ऐसी टर्म्स जो पॉजिटिव हो उनको फ्रैक्शन का, जैसे -1/2 फ्रैक्शन में नहीं आता, इट इज नॉट अ फ्रैक्शन। +1/2 इट इज अ फ्रैक्शन, यस। तो ऐसा नंबर जिसका न्यूमरेटर भी होगा डिनोमिनेटर भी होगा, मतलब ऐसा नंबर जो अपॉन की शेप में लिखा होगा बट विथ पॉजिटिव साइन, विथ पॉजिटिव साइन, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। ओके, नेगेटिव फ्रैक्शन ही होता। नेगेटिव, यस, नेगेटिव इज अ रैशनल नंबर। ये रैशनल है, ये रैशनल है, बट दैट इज फ्रैक्शन एंड दैट इज नॉट फ्रैक्शन। वैसे दोनों रैशनल हैं। रैशनल नंबर भी ये होते हैं ना, ए अपॉन बी की शेप में जो नंबर लिखा हो उसको हम रैशनल कहते हैं। बताया था शुरू में मैंने आपको। रैशनल नंबर क्या होता है? ए अपॉन बी की शेप में जो भी नंबर होता है उसको हम रैशनल कहते हैं।
बट फ्रैक्शन एक ऐसा रैशनल नंबर होता है जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होता है। ओके, उसने कहा एक फ्रैक्शन है, उसका अगर आप 1 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, अगर हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें तो उसका आंसर जो है वो 1/2 बन जाता है। और अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें तो उसका आंसर आपके पास 1 आ जाता है। व्हाट इज द फ्रैक्शन a अपॉन b क्यों? क्वेश्चन समझ में आ गया? हमने ऐसा फ्रैक्शन बताना है जिसका अगर हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो ये पूरा फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है। अगर हम उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के अंदर 1 को ऐड करते हैं तो वो पूरा फ्रैक्शन 1 बन जाता है। तो हमने वो फ्रैक्शन बताना है, वो फ्रैक्शन क्या होगा। नीचे उसने ऑप्शन दिए हुए, जस्ट लाइक ऑप्शन दिया हुआ है 4/7, ऑप्शन उसने दिया हुआ है 10/11, ऑप्शन उसने दिया हुआ है आपको 2/3, ऑप्शन उसने आपको दिया हुआ है 5/9। ओके, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम इक्वेशन 1 कह दें, इसको इक्वेशन 2 कह दें, और ए और बी दो अननोन है। हम इन दोनों इक्वेशनों को आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए बी कंप्यूट कर सकते हैं, बट थोड़ा लेंथी हो जाएगा। इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा लेंथी हो जाएगा, 1-2 मिनट 3 मिनट ले लेगा। डायरेक्ट ऑप्शन को देखें, मतलब अगर हमारा ये आंसर है तो क्या ये आंसर हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं? जैसे उसने कहा कि डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें, 7 + 1 8 हो जाएगा। तो 4/8 क्या आंसर 1/2 आ रहा है? यस। अच्छा, इसके न्यूमरेटर के अंदर 1 ऐड करें, 4 + 1 5, 5/7 1 नहीं होता, तो ऑप्शन ए गलत होगी। ऑप्शन बी को चेक कर लें, 11 + 12 10/12 1/2 नहीं होता, ऑप्शन बी भी गलत हो गया। सी चेक करें, 3 + 1 4 होता है, 2/4 1/2 हो गया, 2 + 1 3 होता है, 3/3 1 हो गया। यस, ऑप्शन सी को चेक करें। ऑप्शन सी में आपकी दोनों कंडीशन पूरी हो रही है। डिनोमिनेटर 1 ऐड करें, आंसर 1/2 हो जाएगा। न्यूमरेटर में 1 ऐड करें, आंसर 1 हो जाएगा। ऑप्शन सी को टिक कर। तो कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जिनको आप विदाउट सॉल्व किए हुए आप ऑप्शन को देखकर उनका आंसर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो कोशिश किया करें अपने टाइम को एमसीक्यूज में सेव करें, क्योंकि बाज औकात कुछ ऐसे क्वेश्चन आए थे एमसीक्यूज के अंदर जिनको पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए होता है। और अगर हमने इन छोटे छोटे क्वेश्चन में टाइम खर्च कर दिया ना, फिर उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास टाइम सेव नहीं होता। जैसे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आ गए स्टैट्स में, कुछ क्वेश्चन ऐसे आ गए प्रोबेबिलिटीज के, डिस्ट्रीब्यूशन के, उनको समझने के लिए ना तो उसका एक थोड़ा सा इमेज बनाना पड़ता है जहन में कि ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है, ये कौन सा फार्मूला फॉलो कर रहा है। उसके लिए थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन छोटे छोटे क्वेश्चन के अंदर कोशिश किया करें ऑप्शन को उठाकर फिट करें। ओके, उनको सॉल्व करने से अवॉइड करें। आपको आता है सॉल्व करना है, आपने शो नहीं करना अपना वर्किंग, आपने तो ऑप्शन को टिक करना है ना, आप ऑप्शन को टिक करें, ऑप्शन को उठा के चेक करें, आपका ऑप्शन सही सेटिस्फाई हो रहा है, उसको टिक करते हैं। और जहां पे आपको टाइम रिक्वायर्ड है वहां पे जाके अपने टाइम को खर्च करें उन क्वेश्चन पे, उन क्वेश्चन को देखें, उसका डाटा कलेक्ट करें, उस पे फार्मूले को सिलेक्ट करें और फिर वहां पे जाके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि फिर ऐसे क्वेश्चन आपके रह जाते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 75। हमारे पास एक इक्वेशन दी है और उसमें हमने जो है ए बी सी डी की टर्म्स कहां से निकाल, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 75। 75 में गिवन है कि 10 रेज़ पावर 8 10 रेज़ पावर b, टेन रेज़ पावर c 10 रेज़ पावर d, और उसने पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d इन टर्म ऑफ एबीसी। मतलब एबीसी इस साइड पे होंगे और डी आपका एक साइड। तो आपने डी की वैल्यू बतानी है। तो मैंने वो जो शुरू में आपको रूल लिख के दिए थे वो आप अप्लाई करें। बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, इनकी पावर माइनस हो जाएंगी। दोनों बेस सेम है तो इनकी पावर्स आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आएगी, सी माइनस ए माइनस बी। ऑप्शन देख लें, d is equal to c minus a minus b। ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 76। Which of the following is equal to 3 raised power 8, 3 raised power 9 और whole raised power 10? ठीक है, तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो 3 की पावर 17 हो गई, और जब पावर के ऊपर पावर आ जाए तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ऑप्शन देख लें क्या लिखा है, 3 रेज़ पावर 170, ऑप्शन बी। सेवेंटी सेवन देखें, वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई 5 प्लस x रेज़ पावर क्यूब रूट and is equals to 3। हमने x की वैल्यू कंप्यूट करनी। तो पहले तो आप बाहर वाले स्क्वायर को खत्म करेंगे। बाहर वाले जब स्क्वायर खत्म करेंगे तो दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग करेंगे। तो जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो स्क्वायर रूट आ रहा है बड़े वाला वो गायब हो जाएगा। बोथ ऑफ साइड स्क्वायर कर दें, ये स्क्वायर ये बाहर वाले स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास लेफ्ट साइड में बच जाएगा 5 प्लस एक्स की पावर क्यूब रूट 3 का स्क्वायर 9 होता है। 5 को इधर जाके माइनस कर दें, ये 4 हो जाएगा। अच्छा, क्यूब रूट का मतलब 1/3 भी होता है। जब इस 1/3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे ये दूसरी तरफ जाके 3 बन जाएगा। और 4 की पावर 3 क्या होता है, 64। तो आपका ऑप्शन जो है वो आ गया ए। इसका ले लेंगे आप स्क्रीनशॉट। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके मैसेज पढ़ते रहता हूँ, आपने अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर बहुत ज्यादा हो गया, बहुत लेंथी हो गई क्लास। भाई अब टाइम भी तो बढ़ गया ना, टाइम आपकी क्लास का डबल हो गया है। तो जाहिर बात है अगर 1 घंटे में 10 क्वेश्चन होंगे तो 2 घंटे में 20 होंगे। तो नो डाउट हमें पहले से नाश्ता करके बैठना चाहिए ना। ठीक है, पहले से तैयार होना चाहिए। ये 2 घंटे की क्लास है तो 2 घंटे में काम तो होगा, जाहिर सी बात है।
ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 78, आई थिंक 78 को आप खुद कर सकते हैं। 16 की पावर 7/4, खुद कर लेना आप इसको। कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और मैनुअली भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है इतना। 78 आप खुद कर लेंगे। ओके जी, 79 देखें। मिस्टर ए टेक्स 30 मिनट्स टू मार्क्स अ पेपर while मिस्टर बी टेक्स 25 मिनट्स टू मार्क्स द पेपर। If they both starts marks the paper at 11 a.m., what is the first time they will finish marking a paper at the same time? जी, क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन में ये कहा गया है, दो पर्सन है, मिस्टर ए, मिस्टर बी। मिस्टर ए, मिस्टर बी दोनों टीचर हैं। दोनों जो है सुबह 11 बजे पेपर चेक करना स्टार्ट करते हैं। मिस्टर ए एक पेपर 30 मिनट में सॉल्व कर चेक कर लेते हैं, 30 मिनट। और मिस्टर बी 25 मिनट्स में। ठीक है, फिर ये दूसरा पेपर उठाते हैं 30 मिनट्स। ये दूसरा पेपर उठाएंगे 50 मिनट्स। ये 1 घंटा हो जाएगा, ये 50 मिनट हो जाएंगे। ठीक है, फिर ये तीसरा पेपर उठाएंगे 30 मिनट्स और मिस्टर बी 25 मिनट्स। तो देखें, एक टाइम तो ये हो गया आपका स्टार्टिंग टाइम दोनों का। एक टाइम देखें, ये यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, तो ऐसा भी होगा कि आगे जाके कहीं पर ये दोनों टाइम फिर मीट करेंगे। होगा ना ऐसा? भाई एक 30 मिनट में अपना पेपर चेक कर रहा है, दूसरा पर्सन जो है वो 25 मिनट में अपना पेपर चेक कर रहा है, तो आहिस्ता 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 जैसे ये आगे मूव करेंगे ना, तो आगे जाके कहीं ना कहीं इनका टाइम दोबारा मीट होगा, दोनों एक साथ पेपर उठाएंगे। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको छोटा सा एक ग्राफ बना के बता दिए कि इसका टाइम इससे पहले खत्म होगा, फिर इसका टाइम इससे थोड़ा और पहले आ जाएगा, फिर थोड़ा और पहले आ जाएगा, फिर थोड़ा और पहले आ जाएगा। एक टाइम आगे जाके ऐसा आएगा कि दोनों एक साथ पेपर स्टार्ट करेंगे। एक तो शुरू में था और एक आगे जाके भी स्टार्ट होगा। देखिए ना, इसका टाइम थोड़ा थोड़ा बैक हो रहा है ना, ये बढ़ रहा है, ये बैक हो रहा है, तो आहिस्ता ये बढ़ रहा है, ये बैक हो रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम इसका ऐसा आएगा कि ये और ये बिल्कुल एक साथ मैच हो जाए। वो टाइम आपने बताना है, वो टाइम क्या होगा जब ये दोबारा एक साथ एक पेपर उठाएंगे चेक करने के लिए, जैसे शुरू में उठाया हमने। स्टार्टिंग टाइम दोनों का सेम है ना, आगे कहां जाके इनका स्टार्टिंग टाइम दोबारा सेम होगा। तो किस तरह से इसको करेंगे? आप तो इसको मैनुअली करें, ग्राफ पेपर उठाएं, इसको मैनुअली सॉल्व करने बैठ जाए कि मिस्टर ए का टाइम आपने 3 बॉक्स उठाने हैं, मिस्टर बी का आपने टाइम जो है वो 2.5 बॉक्स उठाना। करते जाएं करते जाएं करते जाएं, आगे जाके दोबारा देखें दोनों का टाइम एक साथ मीट होगा दोबारा से, उस टाइम को चेक कर लें। बट दैट इज डिफिकल्ट, दैट इज लेंथी। तो यहाँ पर हम अपनी लॉजिक यूज करते हैं बाय टेकिंग एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम 30 का और 25 का निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? हम दो एलिमेंट्स का कॉमन मल्टीपल निकालते हैं, जो पहला पहला एलिमेंट होता है जो दोनों में कॉमन होता है उसको हम कंप्यूट करते हैं, और वही काम हमने एप्लीकेशन में करते हैं।
तो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं, एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ। हमें ये नहीं पता कि एलसीएम को यूज कहाँ पे करते हैं। ये देखो, ये है एक एप्लीकेशन जहाँ पे हम एलसीएम को यूज करते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पे हम 25 और 30 का एलसीएम कंप्यूट करेंगे। यस, जब थोड़ा बचपन में चले जाएं बैक। इतने मिनट्स के बाद जाकर ये दोनों पर्सन एक दूसरे पे कॉमन हो जाएंगे। इतने मिनट्स के बाद 11 बजे सुबह स्टार्ट किया इन्होंने, तो उन्होंने 11 बजे सुबह स्टार्ट किए। 150 मिनट्स, 150 मिनट्स का मतलब क्या हो गया? 6 + 6 60 + 60 कितना हो गया? 2 घंटे हो गए। और ये हो गया 120 मिनट्स, और इसमें 30 मिनट्स और। अच्छा, पहले तो इसमें 2 घंटे ऐड करें, 11 12 1, ये आ गया 1, अब हो गया PM। और 30 मिनट्स और ऐड करें, ये बन जाएगा आपके पास 1:30 दोपहर के। सुबह 11 बजे स्टार्ट किया है, 1:30 बजे जाके ये दोनों फिर पेपर एक साथ उठाए। तो 1:30 बजे दोपहर के, यहाँ पे 1:30 बजे लिखा हुआ है सुबह के, मतलब रात के, AM। तो 1:30 AM लिखा हुआ है ऑप्शन में, कहीं फौरन AM को टिक कर दें। तो ये AM है, हमारा आंसर PM में आ रहा है। ठीक है, तो नन को टिक करेंगे, तो ऑप्शन डी हो गया। ऑप्शन में 1:30 AM लिखा हुआ है, AM को टिक नहीं करना, क्योंकि 11 के बाद 12 बजे PM शुरू हो जाता है। तो इसका ऑप्शन डी होगा, नन को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 80, if 4/13 of a number is 39, then what is 8/13 of that number? 4/13 of a number is 39। मैंने उस नंबर को लेट कर लिया x, मैंने एक अननोन नंबर लेट कर लिया x, जिसको हमने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4/13 ऑफ अ नंबर, उस नंबर को हम लेट कर लेंगे x। तो 4/13 ऑफ x इज 39 है। आप बताएं 8/13 ऑफ x क्या होगा? ये पूछा उसने। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से हम x निकाल लेते हैं, उसको यहाँ पुट कर देंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे। तो कर सकते हैं ना ये आप, यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी? 39 इंटू, ये दूसरी तरफ जाके चेंज हो जाएगा, 13/4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ रहा है आपके पास? हाँ, 13 इंटू 39 डिवाइडेड बाय 4, 507 डिवाइडेड बाय 4। तो 8/13 ऑफ 507 डिवाइड बाय 4, इसका आंसर आप कैलकुलेट कर लें। ठीक है, आई थिंक नन हो गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। 81, 81 में दिया हुआ है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ P इज Q, व्हाट इज द परसेंटेज, हम उसको लेट कर लेते हैं X परसेंटेज ऑफ P इज Q, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ P, P की कौन सी परसेंटेज, अब हम उसको लेट कर लेंगे X परसेंटेज। P का X परसेंटेज Q के इक्वल है, तो X क्या होगा?
x को कंप्यूट कर लें यहाँ से, तो p को दूसरी तरफ ले जाए, p दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 100 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देख ले ऑप्शन क्या बन रहा है, q अपॉन p इंटू 100, 100 q अपॉन p, ऑप्शन डी आ रहा है इसका आंसर। इसका ले लें आप स्क्रीनशॉट, फिर हम आए थे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 82, a प्लस बी 8 है, b प्लस सी 9 है, c प्लस a 11 है, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ a, b एंड c? गिवन दैट a प्लस b, b प्लस c, c प्लस a प्लस b 8 है, b प्लस सी 9 है, और c प्लस a है 11, और आपने कंप्यूट करना है एवरेज ऑफ ए बी सी। जी, एवरेज ऑफ ए बी सी का फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू, तीनों को ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे, ये एवरेज का फॉर्मूला होगा। तो ये आंसर हमें चाहिए, तो इस आंसर को कंप्यूट करने के लिए हमें ए बी सी चाहिए, ए बी सी तो हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनकी लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर देंगे, इनकी राइट हैंड साइड को ऐड कर देंगे। सो 1 2 3, कंसीडर ऑन a plus b plus b plus c plus c plus a is equal to 8 plus 9 plus 11। नीचे लिखते हैं बेशक, एडिंग 1 2 3। मैंने क्या किया, 1 2 3 को आपस में ऐड कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड कर दिया। a प्लस a, b प्लस b, c प्लस b, ये हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। इन सबको ऐड कर दें, 28। इसमें से 2 कॉमन निकाल लें, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 28 हो गया, a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा 28/2, ये हो गया 14। ये हमारा आंसर नहीं है, इसको उठा के यहाँ पे पुट करेंगे 14/3, ये है आपका आंसर। a प्लस बी प्लस सी को 14 पुट कर दें, डिवाइड बाय 3, 14/3 आंसर हमारा आ रहा है 14/3, ऑप्शन ए। ओके, 82 का ऑप्शन ए हो गया। 83 देखें, if 2x plus 2y is equal to 10, then what is the value of average of x and y? ये भी इसी तरह से 83, ठीक है। 83 को भी आपने 82 को देख के करना है, आप कर लेंगे इसीलिए, मुश्किल नहीं है। 83 do as similar to 82, ठीक है। 83 आप खुद कर लेंगे। 84 देखें, व्हाट इज द एवरेज ऑफ x4 minus 20, 40 minus x4 and 3x plus 4, ये भी आप कर लेंगे, तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दें, ठीक है। 84 भी आप खुद कर लें। तीन एक्सप्रेशन दी है, तीनों को ऐड करें, 3 से डिवाइड कर दें, एवरेज आ जाएगी उसकी। 85 देखें, 1/1 प्लस x अपॉन 1 प्लस x is equal to 1,
देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। इसमें से हमने x की वैल्यू निकाली, तो लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं इसकी, सॉरी प्रूफ थोड़ी करना है, लेफ्ट हैंड साइड को देखें इसकी, इसका नीचे एलसीएम लें, x प्लस 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय x प्लस 1 इज इक्वल, ये x प्लस 1 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 को इधर ले जाएं, 2x माइनस एक्स हो जाएगा एंड 1 माइनस 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0। ऑप्शन इज ए। ओके जी, ये आपका 85 हो गया, तो इसका ले लें आप स्क्रीनशॉट। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट लेयर की तरफ, 86। बल्कि 86 आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, 86 आप खुद कर लेंगे, मैं आपको बताया तो उसमें करना क्या है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए थे। भाई जो आप कर सकते हैं वो आप करें ना, इजीली, उसमें टाइम क्यों खर्च करें, जो आप कर सकते हैं उसको आप करें, जो आप नहीं कर सकते वो मैं करूंगा। m स्क्वायर प्लस 7m माइनस 18, इसकी वैल्यू बतानी है आपने इफ m इज 90। 91 को यहाँ पे पुट करें, 91 को यहाँ पे पुट करें, सॉल्व कर लें कैलकुलेटर से, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आप खुद सॉल्व कर लेंगे। 87 देखें, f इज इक्वल टू c प्लस bv स्क्वायर अपॉन k, देन द वैल्यू ऑफ v की वैल्यू निकाल इन टर्म ऑफ BKCF, BKC वो सारे साइड पे होंगे और V की वैल्यू निकालनी है, तो V को हमने यहाँ से अलग करना है, तो V को अलग करने के लिए पहले आप C को उठा के इधर लीजिए, ये हो जाएगा F माइनस C इज इक्वल टू BV का स्क्वायर अपॉन K, फिर K को इधर ले जाए, जब K इधर जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, B को इधर ले जाए, जब B इधर जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो V की वैल्यू क्या होगी, इस सब का स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट। तो ऑप्शन इज दैट KF minus C, KF minus C upon B, ऑप्शन इज C। ओके जी, 88 देखें, ऐसे तो कर सकते हैं 88 आप खुद, बट मैं इसको करूंगा, ठीक है। एटी एट में दिया हुआ है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स होल स्क्वायर। ओके, इसके लिए निकालनी है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ये दो फॉर्मूले हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये इक्वल टू हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, दोनों ब्रैकेट को सब्ट्रैक्ट करना है आपने,
ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, प्लस प्लस 2, ये प्लस 4। ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 89। If y is equal to this, when a is 1, b is 1 by 3, then what is the value of y? y आपको दिया हुआ है 1 upon a plus 1 upon b. If a is 1, b is 1 by 3, then what is the value of y? ये आप easily solve कर सकते हैं, ये आप पुट कर लीजिएगा। a को 1 पुट कर दें, b को 1 by 3 पुट कर दें, इसको सॉल्व करें, 1 से डिवाइड करें, y का आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर आपके पास है, इजीली इसको कर सकते हैं आप। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। इसका पहले आप लेने स्क्रीनशॉट। तो 89 आप खुद कर लेंगे। मैं आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 90। नाइनटी में दिया हुआ है x माइनस 3 11 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस 6? फ्रॉम 1 x क्या होगा 40, तो x माइनस 6 क्या होगा 14 माइनस 6, ये हो गया आपके पास 8। 8 को टिक कर दें, बी ऑप्शन। नाइन्टी वन आप खुद कर सकते हैं, 92 आप खुद नहीं कर सकते, 93 आप कर सकते हैं, 94 आप कर सकते हैं, 95 आप कर सकते हैं, 96 आप कर सकते हैं, 97 आप कर सकते हैं, 98 भी आप कर सकते हैं, 99 भी आप कर सकते हैं, 100 भी आप कर सकते हैं, 101 भी कर सकते हैं, 102 भी कर सकते हैं, और 103 भी कर सकते हैं, 104 भी कर सकते हैं, 105 भी कर सकते हैं, 106 भी कर सकते हैं, 107 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं, 9 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। 23 तक आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो आप चैप्टर 1 के अंदर एक्सरसाइज 1.3, 1.4 सॉल्व कर चुके हैं, इनइक्विटीज के और मॉडुलस के। ठीक है, ये आप इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन वही हैं जो 1.3, 1.4 की। तो ये जो मैंने आपको बताया ना, कहां तक है 23 तक। यस, 23 के बाद जो है ना वो आप नहीं कर सकते, मतलब हो सकता है कुछ स्टूडेंट कर भी लें, बट 23 के बाद कुछ मैं आपको बताऊंगा, राउंड ऑफ क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, डेसिमल प्लेसेस क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पहले बताऊंगा, फिर हम इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको पता है तो आप वो भी कर सकते हैं, बट आपने 23 तक आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 23 तक आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन इसमें आप मैंने बताया है वो आप नहीं कर सकते, वो कौन सा था, वो था आपका क्वेश्चन नंबर 92, वो मैं कर देता हूँ। ठीक है, 91 आप खुद कर सकते हैं, 92 में कर रहा हूँ, 93, 94, ये 23 तक आप खुद कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए वो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछेंगे। मैं नेक्स्ट क्लास में, जो भी हमारी सैटरडे को क्लास होगी, मैं उसमें साइंटिफिक नोटेशन, राउंडिंग ऑफ, सिग्निफिकेंट फिगर, इनका एक थोड़ा सा डेफिनेशन देकर
उनके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 92 को देख लेते हैं, उसके बाद हम आज की क्लास एंड कर देते हैं। 92 देख लेते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन। 92 में कहा हुआ है कि x इज इक्वल टू 2t प्लस 5, ये गिवन है, और y भी गिवन है 4t का स्क्वायर, और आपने क्या करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y इन टर्म ऑफ x। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे y दिया हुआ है इन टर्म ऑफ t, हमने y का आंसर निकालना है इन टर्म ऑफ x, मतलब यहाँ पे x होना चाहिए, यहाँ पर x होना चाहिए। अब यहाँ पे x कैसे आएगा, हम फर्स्ट इक्वेशन से t की वैल्यू निकाल के उसको यहाँ पुट कर देंगे, आपके पास y खुद ब खुद x की शेप में आ जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x माइनस 5 इज इक्वल टू 2t हो जाएगा, और यहाँ से t की वैल्यू क्या आएगी, x माइनस 5 अपॉन 2। हमने फर्स्ट इक्वेशन से t की वैल्यू निकाल दी, इसको उठाकर सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया, इस t को उठा के सेकंड में पुट कर दिया। नाउ पुट t इज इक्वल टू x माइनस 5 अपॉन 2 इंटू, तो y क्या बन जाएगा, 4t का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 5 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 कैंसिल हो गया। इसको आप देख लें कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, सी ऑप्शन। ये था आपका 92। इसके बाद आपने बाकी सारे क्वेश्चन खुद सॉल्व करने हैं 23 तक, ठीक है। ये आप सारे खुद कर सकते हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। अगर आपने चैप्टर 1 सॉल्व किया हुआ है तो ये सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप देखिएगा, सारे वही हैं, और कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम 123 से ऑनवर्ड चलेंगे, ठीक है जी। अब हम जरा आपके क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। देखिए फंक्शन के जब हम वो करेंगे ना नेक्स्ट वीक में, थर्सडे फ्राइडे को, तो उसमें मैं फंक्शन के क्वेश्चन आपको सॉल्व करूंगा। तो आज तो हमारा एमसीक्यूज का डे था ना, तो हमारा फंक्शन का टॉपिक खत्म नहीं हुआ, फंक्शन का टॉपिक हमारा चला था। लास्ट क्लास में मेरी जो है हमारे यहाँ वो लाइट जो है वो फेल हो गई थी, इलेक्ट्रिसिटी, उसकी वजह से हमारी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो वो हमारी क्लास चल रही थी अभी, ठीक है, वो टॉपिक भी हमारा चल रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में उसके हम मजीद क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। जी ये मैनेजमेंट, ये दोबारा देखिए, ये फिर वही स्टूडेंट आया हुआ है, क्या हो रहा है ये मेरे साथ, ये क्यों बार बार स्टूडेंट आ रहा है मुझे टीज करने के लिए। मैं 2 दफा इसकी कंप्लेंट कर चुका हूँ, अब तीसरी दफा कंप्लेंट करूँ कि क्यों मेरी क्लास में आ रहा है। फिर नेक्स्ट टाइम ये होगा मैं आउट हो जाऊंगा यहाँ से। मुझे बार बार इंसल्ट नहीं करवानी अपनी। आपने क्यों क्यों ऐसे स्टूडेंट को यहाँ पे एडमिशन दिया हुआ है जो टीचर की बैठ के यहाँ पे इंसल्ट कर रहे हैं। अब देखिए इसका इसका देखिए आप क्या लिखा है इसने यहाँ पर, आप चेक करें चैटिंग में क्या लिखा है स्टूडेंट ने यहाँ पर।
मुझे जब तक आप नेक्स्ट क्लास में कंफर्म नहीं करेंगे कि ये स्टूडेंट आपकी क्लास में नहीं आएगा आज, मैं नेक्स्ट क्लास नहीं लूंगा। मैं नेक्स्ट क्लास में नहीं आऊंगा। मैं भी आपको बता रहा हूं, मैं नेक्स्ट क्लास नहीं लूंगा जब तक आप मुझे कंफर्म नहीं करेंगे कि ये स्टूडेंट मेरी क्लास में नहीं आएगा। ये पहली क्लास से मुझे टीच कर रहा है, पहली क्लास से, और अभी तक इसकी वही हरकतें हैं।